इधर सनाया ने राहुल से कहा कि क्या हुआ, आज भी खुशी नहीं आ रही? जरूर ऑफिस का काम कर रही होगी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर लेते? राहुल ने मुझे कॉल किया, मुझसे कुछ देर बात की, फिर मुझसे पूछा कि सूरज है क्या वहाँ, जरा देना उसे, मुझे उससे बात करनी है। मैंने कहा नहीं, वो नहीं है, ऑफिस में मैं अकेली ही हूँ। राहुल ने ओके कहा और कॉल कट कर दी। फिर मैं अपने काम में लग गई। तभी न जाने कहाँ से सूरज आ गया। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी कुछ फाइल लेने आया है जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसने फाइल ली और जब फाइल लेकर जाने लगा तो वो मुझसे जानबूझकर टकरा गया और हम दोनों नीचे गिर गए। वो मेरे ऊपर था और तभी राहुल वहाँ आ गया। वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था। उसने जो हुआ वो देख लिया, फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। सूरज ने मुझे किस कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं अपनी जगह खड़ी हुई और मैंने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। शायद वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं वहाँ से बिना कुछ बोले निकल गई। मैंने सूरज की तरफ नहीं देखा। शायद मुझे देख लेना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों में जो बदले की भावना थी, मुझे कम से कम उसका तो पता चल गया होता। राहुल ने मुझे अगले दिन मिलने को बुलाया तो मैंने उसे सूरज के ऑफिस आने की बात बता दी। राहुल ने मेरा हाथ थाम कर बोला, मैंने सोच लिया है कि हम आज से ठीक 4 दिन बाद सगाई करेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसके गले से लग गई। मुझे शायद ही कभी इतनी खुशी मिली होगी लाइफ में। ये बात राहुल ने सनाया को बताई। सनाया ने ये बात सूरज से कही। सूरज ने मुझे कॉल किया। मैं उसका कॉल उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उठा लिया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है और मैं पागल उसकी बात पर भरोसा कर बैठी। मैं उससे मिलने गई। हम लोग एक क्लब में थे, वहीं पर सनाया भी थी। पहले सूरज ने माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे सनाया ने जूस ऑफ़र किया। मैंने वो पी लिया। कुछ देर बाद मुझे सब धुंधला-सा दिखाई देने लगा। मेरे जूस में उन दोनों ने कुछ मिला दिया था। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी, पर कुछ भी देख नहीं पा रही थी। फिर सूरज मुझे अपने घर ले गया। उधर राहुल ने मुझे कई बार कॉल किया, पर मेरा फ़ोन जब नहीं उठा तो वो परेशान हो गया। उसने पूजा से पूछा तो उसने भी बताया कि मैं उसके साथ नहीं हूँ। ओके, तो राहुल बहुत परेशान हो गया। वो मुझे ढूंढने निकल गया। उधर उसी के घर में मैं पड़ी थी। सूरज ने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया और खुद मेरे ऊपर आ गया। वो मेरे कपड़ों को निकालने लगा। मैं चाह रही थी कि उसको रोकना, पर मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। मैं बस वो सब मेरे साथ होते हुए देख पा रही थी। खुशी अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच रख कर रोने लगती है। सुबह जब हुई तो राहुल थका हारा घर लौटा। वो बहुत निराश हो गया था। उसे लग रहा था कि मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। वो जब वापस जाने लगा तो सूरज ने जानबूझकर मेरा नाम लेकर बोला, खुशी, आई लव यू। राहुल ये सुनकर कमरे में आ गया। उसने मुझे सूरज की बाहों में देखा तो वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल गया। मैं उसके पीछे भागी। मैंने उसे रोका। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने राहुल का हाथ पीछे से पकड़ लिया। वो रुक गया। मैंने कांपते हुए कहा, राहुल। राहुल बिना कुछ बोले मेरी तरफ मुड़ा। उसने मुझे देखा और पूछा, क्या मैंने जो देखा वो सच था? मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ कहने की। मेरा सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। मुझे उसकी आवाज़ में तकलीफ सुनाई दे रही थी। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा, तो मैंने जो देखा वो सच था? फिर उसने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और बस इतना कहा, क्यों, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज़ बता रही थी कि वो अंदर से टूट गया है। फिर उसने मेरे कंधों को अपने हाथों से पकड़ा और रोते हुए बोला, बोल दो खुशी कि मैंने जो देखा वो झूठ था, वो सच नहीं था। मैं मान लूँगा खुशी, लेकिन ये मत कहना खुशी कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अपने टूटे दिल को संभाल नहीं पाऊंगा खुशी, बोल दो। उसने मेरे हाथों को अपने सीने पर रखा और बोला, देखो खुशी, मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। प्लीज़ खुशी, कह दो मैंने जो देखा वो झूठ था, वो झूठ था। मैं उसको सब कुछ बताने ही वाली थी कि तभी सूरज वहाँ आ गया और उसने
राहुल से कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो। कल हम दोनों बहुत नशे में थे और खुशी ने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करती है तो मैं भी बहक गया। मुझे माफ़ कर दो भाई। राहुल ये सुनकर वहाँ से तुरंत चला गया। मैं उसके पीछे भागी लेकिन उसने मुड़ के भी नहीं देखा और वो वहाँ से चला गया। मैं वहीं बैठ गई और रोने लगी। तभी सूरज आया और मेरे सामने हंसते हुए कहा कि ये मुझे थप्पड़ मारने की सज़ा थी, अब तुम मेरी हो। वैसे मुझे मज़ा बहुत आया तुम्हारे साथ वो सब करके। ये सुनकर मैंने उसे एक और थप्पड़ लगा दिया तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने मुझे पकड़ा और घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और उसने मेरे साथ फिर से वही सब किया। उसने बोला कि अगर मैं फिर कभी राहुल के करीब गई तो वो राहुल को बर्बाद कर देगा और पूजा के साथ भी वही सब करेगा। मैं डर गई। उसने 2 दिन तक मेरे साथ वही सब किया। फिर मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि वो वहाँ नहीं था। मेरे पूरे शरीर पर सिर्फ घाव के निशान थे। मैंने कपड़े पहने और मैं वहाँ से भागने के लिए निकली, लेकिन जब मैं सीढ़ी पर पहुंची तो सूरज ने मुझे पीछे की तरफ खींचा। उसका हाथ गीला था, जिसके वजह से मेरा हाथ उसके हाथों से छूट गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैं 10 दिन के लिए कोमा में चली गई। जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से भाग निकली। मैं पूजा के पास गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे ये देश छोड़कर दूसरी जगह चले जाना चाहिए क्योंकि राहुल बाहर गया है और सूरज मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी करेगा। मैंने कई बार राहुल को कॉल किया। उसने एक बार कॉल उठाया और कहा कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। मैं उसे आगे कुछ बोलती तब तक उसने कॉल कट कर दी। मुझे पूजा की बात सही लगी। मैंने कहा कि हम कल चलेंगे। अगले दिन जब मैं और पूजा एयरपोर्ट के लिए निकले तो एक वैन में कुछ आदमी आए और मुझे उन्होंने उठा लिया। वो मुझे एक कमरे में ले गए। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि ये सूरज के आदमी हों, लेकिन वो कोई और था। मैं उसको नहीं जानती थी। उसने मुझे देखा और मेरा असली नाम लिया। मैंने जब उसके मुंह से अपना नाम सुना तो मुझे अजीब लगा क्योंकि मेरा असली नाम तो सिर्फ राहुल को पता था। तो मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और तुम मुझे कैसे जानते हो? तो वो हंसते हुए बोला, मेरा नाम विजय सिंघानिया है। आप मुझे नहीं जानती होंगी लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं तो आपको कितने सालों से ढूंढ रहा था, आपको अपने हाथों से मारने के लिए। मैंने जब उसका नाम सुना तो मुझे याद आ गया कि वो वही है जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, वो तुम ही थे जिसकी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो गया और उन्हें खुदकुशी करनी पड़ी। इस बात पर वो पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, क्या कहा तुमने? खुदकुशी? तुम भी बाकी दुनिया वालों की बात पर विश्वास करती हो? उन्होंने खुदकुशी नहीं की, उन्हें मैंने मारा है, अपने हाथों से मारा है उन्हें। मैंने जब ये सुना तो मेरा मन तो किया कि मैं उसको उसी तरह से जला कर मार डालूं, पर मैंने उससे सब कुछ जानने का फैसला किया। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोला, बदला बदला लेने के लिए। मैंने फिर पूछा, कैसे बदला? तो उसने बताया कि मेरी माँ, मेरे पापा और वो तीनों एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। वो मेरी माँ को पसंद करता था लेकिन मेरी माँ नहीं करती थी। उन्होंने मेरे पापा से शादी कर ली और उसे लगा कि वो अमीर नहीं है, इसीलिए मेरी माँ ने उसे छोड़ दिया था। उसने मेरे पापा को बर्बाद करने की ठान ली और उसने मेरे पापा की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने पैसों का फ्रॉड करना शुरू कर दिया। हमारी कंपनी का दिवालिया निकलने वाला था। फिर वो मेरे घर आया और उसने मेरी माँ को उसके साथ चलने को कहा। मेरी माँ ने उसे मना किया तो उसने उनको मारा और उनको खींच के अपने साथ ले जाने लगा। मेरे दादाजी ने जब ये देखा तो वो उसकी तरफ बढ़े तो उसने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया। फिर उसने हमारे घर में आग लगा दी। मेरी माँ ने जब सबको आग में जलते देखा तो वो उसको धक्का देकर अंदर की तरफ चली गई और वो भी बाकियों के साथ जल गई। फिर वो बोला, लेकिन तुम बच गई। मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, लेकिन जब तुम्हारी याद आई तो तुम वहाँ थी ही नहीं। मैंने तुम्हें खोजना शुरू कर दिया। फिर मुझे राजीव की याद आई, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा वफादार निकला। उसने तुम्हें छुपा दिया। मैंने उसे बहुत टॉर्चर किया लेकिन उसने तुम्हारा पता नहीं बताया। मैंने तो सोच लिया था कि तुम मर गई होगी, लेकिन फिर सनाया ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया।
जब उसने तुम्हारा नाम लिया तो मैं खुद को तुम्हारे बारे में पता लगाने से रोक नहीं पाया। फिर मैंने अनाथालय के कुछ लोगों को उठा लिया तो उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। फिर मुझे सुकून मिला कि आखिर तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों होनी लिखी है। तुम दिखती तो अपने माँ के जैसे ही हो, लेकिन आदत तुम्हारे बाप की है, दूसरों के प्यार को चुराने की। लेकिन मैं उसके साथ वो सब फिर से नहीं होने दूंगा। अब उसे सब कुछ मिलेगा जो उसका है। ये सब सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं अंदर तक हिल गई थी। जी चाह रहा था कि उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं उसकी हंसी सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मुझे जिंदा रखा, लेकिन मुझे वो लोग रोज टॉर्चर करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, कभी कभी तो खाना भी नहीं देते थे। फिर 6 दिन बाद एक लड़का आया। उसने मुझे देखा। शायद उसको मुझे टॉर्चर करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने मेरा रेप करने की कोशिश की। मैंने अपने बचाव के लिए उस पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया और समय देखकर वहां से भाग निकली। मैंने कैसे भी करके पूजा से कांटेक्ट किया। मैं और पूजा दोनों अपने एक दोस्त के यहाँ छुप गए। पूजा ने बोला कि हमें ये देश छोड़ना होगा। मैंने उससे अपनी कंपनी बेचने को कहा। हम दोनों ही निकलने वाले थे कि तभी पूजा को तुम्हारी दादी का कॉल आया। उन्होंने मुझे तुमसे 4 साल के लिए शादी की बात की। पूजा ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। मैं उस पर बहुत नाराज हुई। तो उसने मुझसे कहा, इस समय सब जगह विजय के आदमी और सूरज के आदमी तुझे तलाश रहे होंगे। वो लोग हर जगह होंगे और पिछली बार की तरह फिर से पकड़ लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। और अगर मेरी शादी आपसे हो जाती है तो मैं सेफ रहूंगी और तब तक वो लोग मुझे ढूंढना बंद कर देंगे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं आपके साथ रहती हूँ। इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी और फिर मैंने आपसे शादी कर ली। और पूजा सिंगापुर के निकल गई। खुशी जोर जोर से रोने लगी। विराट ने उसको गले से लगा लिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने सोचा कि जिसने भी मेरी बीवी के साथ गलत किया, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ सहा है। उसने खुशी की आंखों में देखा और कहा, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना रोना था तुमने रो लिया, अब उनकी बारी है। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो विराट शेखावत की पत्नी पर हाथ डाले। विराट खुशी से पूछता है, खुशी, आज तो पार्टी में वो सब थे वहां पर, क्या सूरज ने तुमसे कोई बदतमीजी करने की कोशिश की? खुशी ने हाँ में सिर हिला दी। वो बोली, जब मैं वॉशरूम गई थी तो सूरज वहां आया था। उसने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने मुझसे कहा कि इस बार वो मुझे जाने नहीं देगा। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो पूजा को गायब कर देगा और उसके साथ मुझसे भी बुरा करेगा। वो उस पर नजर रखे है। ये सुनकर विराट गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर लेता है। तब ही खुशी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, प्लीज विराट, उसे बचा लीजिए प्लीज। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। ये बोलकर खुशी विराट के एक हाथ को पकड़ लेती है और उस पर अपना सिर रख कर रोने लगती है। विराट उसकी तरफ देखता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। तुम तब तक पहुंचने के लिए उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। खुशी उसको उम्मीद भरी नज़रों से देखती है और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू विराट। विराट खुशी को देखता है और फिर कहता है, चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ और सो जाओ। कल से तुम्हें बहुत से काम करने हैं। खुशी को कुछ समझ नहीं आता है कि विराट क्या बोल रहे हैं। वो उठती है और अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर सो जाती है। इधर विराट अपने रूम में बेचैनी से इधर उधर घूमने लगता है। फिर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सिर्फ खुशी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे जब उसने अपने ही परिवार को सामने जलते देखा होगा, कैसे उसको टॉर्चर किया गया होगा, जब उसके साथ जबरदस्ती किया गया होगा तो उसे कितना दर्द, कितनी तकलीफ हुई होगी। ये सब सोच सोच कर विराट परेशान था। उसकी आंखों में नींद कहीं दूर दूर तक नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सो नहीं पाया।
तो वो खुशी को देखने चला गया। खुशी अपने कमरे में सो रही थी। विराट कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर बस खुशी को देखे जा रहा था। शायद ऐसे ही उसको सुकून मिल रहा था। तभी खुशी चिल्लाते हुए जग गई। नहीं पूजा। विराट उसके पास ही खड़ा था। वो जल्दी से भागकर खुशी के पास पहुंचा। उसने खुशी को पानी दिया। खुशी पूरा पसीने से भीग गई थी। वो विराट के गले लग गई और बोली, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। विराट उसको बोलता है, तुम घबराओ नहीं, हम कल ही पूजा को एक सुरक्षित जगह भेज देंगे। खुशी ये सुनकर थोड़ा आराम महसूस करती है। तभी विराट खुशी से पूछता है, खुशी तुमने अपना पूरा नाम नहीं बताया, आखिर तुम किस परिवार से हो? मेरा सब कुछ जानना जरूरी है। खुशी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ओबेराय। मैं ओबेराय परिवार से, मेरा नाम खुशी ओबेराय है। ये सुनकर विराट को एक झटका लगता है। वो तुरंत ही खुशी से दूर हो जाता है और उसको हैरानी भरी निगाहों से देखता है और फिर उसके दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुम्हारे दादाजी का नाम शेखर ओबेराय था? खुशी विराट की तरफ नहीं देखती है और वो अपना सिर हाँ में हिला देती है। विराट जब उसका जवाब हाँ में सुनता है तो उसका हाथ कांपने लगता है। उसको खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता। वो जिसको इतने सालों से ढूंढ रहा था वो उसके पास थी, न जाने कितने दिनों से उसके सामने थी। विराट खुशी को अपने गले लगा लेता है। खुशी विराट के इस व्यवहार से एकदम से सरप्राइज हो जाती है। विराट उसको गले लगा कर बोलता है, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। खुशी ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि विराट क्या बोल रहे हैं। वो विराट से पूछती है, मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आप मुझे जानते हैं? विराट ने खुशी की तरफ देखता है, फिर कहता है, तुमने मुझे नहीं पहचाना? बिल्कुल भी नहीं। देखो, देखो मुझे, क्या मैं तुमको जाना पहचाना नहीं लगता हूँ? खुशी मन ही मन सोचती है, मैंने तो कभी विराट को शादी से पहले देखा नहीं था, फिर ये मुझे कैसे जानते हैं? खुशी ना में सिर हिला देती है। विराट थोड़ा मायूस हो जाता है और फिर थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है, अच्छा तो बताओ, कब अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हो? कब तुम मुझे अपने साथ चांद पर ले जा रही हो? खुशी विराट को ऐसा करते देख थोड़ा मुस्कुराती है, फिर सोचती है, ये विराट को क्या हुआ? मैंने तो आज तक इनको हंसते हुए भी नहीं देखा है, फिर आज ये ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हैं? और ये क्या चांद पर साथ जाना, ये सब क्या बोल रहे हैं? अभी खुशी कुछ बोलती कि तब तक उसको याद आता है। वो जोर 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 से बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम वो नहीं हो सकते, नहीं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो उसको ऐसा करते देख विराट समझ जाता है कि उसको याद आ गया। वो आंखों में आंसू लिए अपनी बाहों को खोल कर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, हाँ मैं वही हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दौड़कर विराट के गले लग जाती है। दोनों के आंखों में बरसों की जुदाई के बाद के मिलने की खुशी के आंसू थे। खुशी बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? पता है मैं कितना रोती थी तुम्हारे लिए, मेरे एक तुम ही तो दोस्त थे। विराट उसको अपने से दूर करता है और उसको अपने साथ आंगन में ले जाता है और दोनों झूले पर बैठ जाते हैं और चांद को देखने लगते हैं। चांद को देखते हुए दोनों को बहुत सुकून मिलता है। वो दोनों एक दूसरे के तरफ देखते हैं। फिर विराट चांद की तरफ देखते हुए बोलता है, पता है मेरे मम्मी पापा बचपन से ही मुझसे दूर लंदन में रहते थे। मैं अपनी दादी के साथ रहता था। मम्मी कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती थी पर पापा नहीं आते थे। वो हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करता था। एक दिन मैं ऐसे ही अपने घर की छत पर खेल रहा था। मैंने तब पहली बार तुम्हें और तुम्हारे पापा को साथ में देखा था। वो तुमसे कितने प्यार से बात कर रहे थे, कैसे वो तुमको अपनी गोद में बिठाकर चांद को दिखा रहे थे। मुझे तुमसे जलन होने लगी। मैं रोज तुमको छुप छुप कर देखता था। फिर एक दिन तुम मेरे सामने आई। तुमने मुझसे बहुत प्यार से अपने साथ खेलने को बोला, लेकिन मैं तुमसे जलता था, इसीलिए तुम्हारी चोटी पकड़ के खींच दी और तुम रोने लगी। तुमने मुझे गुस्से में बंदर बुलाया। मुझे बहुत गुस्सा आया।
जब मैंने दादी को ये बात बताई तो वो मुझ पर खूब हंसी। फिर मेरी तुमसे धीरे धीरे दोस्ती हो गई। फिर तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लिया था। मैं तैयार होकर तुम्हारे घर के लिए निकल रहा था, लेकिन तभी एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। हम तुरंत लंदन के लिए निकल गए। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने मम्मी पापा दोनों लोगों को खो दिया है। अब मेरे पास दादी के अलावा कोई और नहीं था, और दादी को बिजनेस संभालना था। ये बहुत मुश्किल था मेरे दादी के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। हम लंदन शिफ्ट हो गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, और अंकल की। कुछ सालों बाद मैं तुमसे मिलने इंडिया आया। यहाँ आकर मुझे तुम्हारे मौत की खबर मिली। मैं तो टूट ही गया था। मेरी बस एक ही दोस्त तो थी, और मैंने उसे भी खो दिया था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि जितनी भी लाशें मिली थी उसमें से कोई भी किसी छोटी बच्ची की नहीं थी। तब मुझे कुछ उम्मीद मिली। मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं कई अनाथालयों में भी गया, लेकिन तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। फिर दादी के खराब तबीयत की खबर मिली। मैं वापस लंदन चला गया। बाद में मैंने बिजनेस को इंडिया में सेटल कर लिया। खुशी सिर्फ विराट को देख रही थी। विराट उसको अपने तरह यूं प्यार से देखता देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। खुशी भी विराट को देखे जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। विराट उसके होठों के बेहद करीब पहुंच गया था। वो खुशी को किस करने वाला ही था कि खुशी वहां से उठ गई और अपने रूम में जाने लगी। वो बोली, रात बहुत हो गई है, मुझे सोना चाहिए। विराट बस उसको देखता रहा। खुशी जब वहां से चली गई तो विराट ने खुद से कहा, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, अब मिली हो। अब मैं तुम्हें अपने पास से कहीं नहीं जाने दूंगा, और तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है उसको मैं कभी नहीं छोड़ू। अब मैं दुनिया को असली खुशी से खावत से मिलवाऊंगा, मेरी वाइफ से। ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उधर सूरज, सनाया और विजय सिंघानिया तीनों एक साथ एक कमरे में बैठे थे। सनाया ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बार फिर वही, फिर से वही। वो मनहूस मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती है। आज फिर एक बार उसने मेरे राहुल को मुझसे दूर कर दिया। पापा, पापा, आपने तो कहा था कि वो कहीं डर कर भाग गई है, शायद किसी दूसरे देश। वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। तो फिर वो कहाँ से आ गई। सनाया अपने पिता को खुशी के परिवार से दुश्मनी के बारे में नहीं जानती थी। वो तो बस इतना जान चाहती थी कि उसके पापा खुशी को इतना टॉर्चर करे कि वो राहुल से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। और विजय भी वही नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसके खूंखार रूप के बारे में जाने और उससे डरने लगे। विजय ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि वो वापस आएगी, और वो भी विराट शेखावत की बीवी बनकर। विराट के होते हुए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब तो बस हम इतना ही मना सकते हैं कि उसने कुछ भी विराट को ना बताया हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सूरज उन लोगों की बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने कहा कि वो कुछ नहीं बताएगी। उसकी बात सुनकर सनाया बोली, नहीं बताएगी? तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? सूरज उसकी तरफ मुड़ता है और एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है, क्योंकि उसकी कमजोरी मेरे हाथों में है। और अगर वो बता भी देगी तो क्या बताएगी वो? यही कि वो उसकी पत्नी है, पर वो पहले भी किसी और के साथ हो चुकी है। या फिर ये बताएगी कि उसका उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर था और उसने उसको धोखा दिया था। कौन सा पति ये सब जानने के बाद उसका साथ देगा? और विराट विराट तो राहुल को इतना मानता है कि अगर उसको ये पता चला कि वो वही लड़की है जिसने राहुल को धोखा दिया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, तो वो तो खुद ही उसको अपने हाथों से मार डालेगा। वो ऐसी गलती नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए रिलैक्स रहो और अपने अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। सूरज की बात सुनकर सनाया और विजय अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह सुबह विराट लिविंग रूम में बैठा था। खुशी भी तैयार होकर लिविंग रूम में आई। विराट ने खुशी को देखकर
गुड मॉर्निंग एक हल्के से मुस्कान के साथ कहा। खुशी विराट को मुस्कुराता देख कुछ पल के लिए उसकी मुस्कुराहट में ही खो सी गई और एकटक बस विराट को देखने लगी। विराट ने जब खुशी का कोई जवाब नहीं सुना तो उसने खुशी को पुकारा, खुशी, खुशी। तब तक जाके खुशी होश में आई। विराट ने जानबूझ के मजाक करते हुए कहा, अब मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ जो तुम मुझे यूं बिना पलक झपकाए देखे जा रही हो। उसकी बातें सुनकर खुशी सर में से लाल हो गई। खुशी को इस तरह शर्माते देख विराट ने बात बदलते हुए कहा, मैंने अपने आदमियों से कह दिया है कि वो पूजा को मेरे लंदन के विला शिफ्ट कर दे बिना किसी के नज़र में आए। खुशी ने जब ये सुना तो वो विराट की तरफ देखते हुए उत्सुकता से बोली, क्या क्या सच में? वो कब तक लंदन पहुंचेगी? मैं कब उससे बात कर पाऊंगी? मुझे उससे बात किए हुए काफ़ी समय हो गया है। उसको यूं खुश होता देख विराट बहुत खुश हो गया। वो आराम से शांत लहजे में सोफे पर बैठते हुए बोला, एक बार जब वो सिंगापुर की फ्लाइट में बैठ जाएंगे तो वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। मेरे आदमी तभी कॉल करेंगे। तुम चिंता मत करो, जाओ और जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। आज से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस जाओगी। आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का काम करोगी। खुशी ये सुनकर बुरी तरह चौंक जाती है। वो विराट की तरफ सवाल भरी नजरों से देखती है और पूछती है, मैं मैं आपके ऑफिस कैसे? मेरा मतलब, अभी खुशी पूरी तरह बोलती तब तक विराट उसकी तरफ देख कर बोलता है, तुम मेरे जितना पास रहोगी उतना ही सेफ रहोगी और मैं हर वक्त तुम पे नजर भी रख पाऊंगा। खुशी विराट की बात सुनती है और उसको भी वो बात ठीक लगती है। वो हाँ में सिर हिलाकर तैयार होने अपने रूम में चली जाती है। विराट अपने प्लान को सफल होता देख मुस्कुरा देता है और धीरे से बोलता है, पागल लड़की, और फिर आराम से कॉफी पीने लगता है। असल में ये सब तो बहाना था। वो तो बस खुशी को हर पल अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था, वरना कोई भी विराट शेखावत के घर में घुसने की हिम्मत तो क्या सोच भी नहीं सकता था। खुशी तैयार होकर आई। खुशी ऑफिस के कपड़ों में भी इतनी सुंदर लग रही थी कि विराट उसको बस एकटक देखने लगा। वो बोला, बहुत खूब, अब तुम लग रही हो मिस शेखावत। खुशी मुस्कुरा देती है। फिर दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। खुशी और विराट ऑफिस पहुंचते हैं। सब लोग बस खुशी को देखते जा रहे थे और बोल रहे थे कि ये लड़की कौन है, बहुत सुंदर है, क्या वो मिस शेखावत है? सब लोगों को अपनी तरफ यूं घूरता देख खुशी को बहुत अजीब लगने लगा। तभी विराट ने खुशी का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो मेरे साथ, घबराओ नहीं, अब इसकी आदत डाल लो। खुशी हल्का सा मुस्कुराती है और विराट के पीछे पीछे चलने लगती है। वो दोनों अपने ऑफिस में चले जाते हैं। रमेश बाहर आता है और सबको बताता है कि आज जो विराट सर के साथ थी वो मिस खुशी शेखावत है, विराट सर की वाइफ और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी। उम्मीद है आप लोग उनसे अच्छे से व्यवहार करेंगे। जब ये बात अमीषा को पता चलती है तो वो गुस्से से विराट के ऑफिस में चली जाती है और जाकर खुशी के सामने खड़ी हो जाती है और विराट से कहती है कि क्या ये सच है विराट की ये तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है? विराट उसके इस तरीके के व्यवहार से बहुत नाराज हुआ, फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। अमीषा मुस्कुराई और खुशी की तरफ देखकर बोली, तुम खुद को कितना मासूम दिखाती हो, पर हो कितनी चालाक। आखिर कितने लोगों को फंसा रखा है तुमने अपने इस रूप के जाल में। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सच्चाई किसी को पता नहीं है? विराट उसकी बात सुनता है और वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, अमीषा, अपनी जबान को लगाम दो, सोच समझ कर बोलो कि तुम क्या बोल रही हो। अमीषा विराट की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों 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 रखूं मैं अपने जबान की लगाम? आखिर मैंने क्या गलत किया था? मैंने जो भी किया था बस तुमको पाने के लिए। मैंने कभी तुम्हारे सिवा किसी और की चाहत नहीं की। जब मैंने तुम्हें मुझसे दूर जाते देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वो सब किए। मानती हूँ कि मैं गलत थी, तुमने उसकी सजा भी मुझे दी, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं इसका असली चेहरा तुमको दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने कल रात में पार्टी में देखा था।
ये सुन के विराट थोड़ा आराम से बैठ गया और बोला, क्या 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 देखा तुमने? कुछ भी बोलने से पहले ये जान लेना कि तुम जो भी कहोगी उसका सबूत तुम्हारे पास होना चाहिए। इस बात पर अमीषा घमंड से खुशी की तरफ देखती है और अपना फोन निकाल कर विराट को देती है। उसमें एक वीडियो था। अमीषा बोली, कल मैंने जब खुशी को वॉशरूम जाते देखा था, फिर थोड़ी देर बाद सूरज राय को भी उसी वॉशरूम में जाते देखा, तो मैंने उसका पीछा किया तो मुझे ये देखने को मिला। ये बोलकर खुशी के तरफ मुड़ी, लेकिन खुशी को शांत देखकर वो चौंक गई। फिर उसने मन ही मन सोचा कि हाँ हाँ दिखा लो कि तुम को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर विराट को पड़ता है। अब बताएगा वो तुम्हें। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगी। विराट वीडियो को देखने लगा। उसमें कोई आवाज नहीं था, पर उसमें विराट ने देखा कि कैसे खुशी सूरज से बचने के लिए भागी और सूरज ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कैसे वो उसकी बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी और रो रही थी और वो हंसे जा रहा था। ये देखकर विराट का पारा सातवें आसमान पर चला गया। उसने अमीषा का मोबाइल फर्श पर फेंक दिया और गुस्से से अमीषा पर चिल्ला, या निकल जाओ यहाँ से और कभी यहाँ लौट कर मत आना। अमीषा विराट के गुस्से से डर गई और बिना कुछ बोले वो ऑफिस के बाहर चली गई। वो गुस्से में तो थी, पर वो मुस्कुराई और बोली, अब कौन बचाएगा तुम्हें खुशी, और वहीं से चली गई। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।